Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. In today's video, I will discuss MCQs based on another important topic of commerce. So this video is useful for all my students who are preparing for BHU BCom Entrance 2021 एंड ऑल्सो मेरी ऑडियंस में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में है आप सभी के लिए भी ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज के इस वीडियो में टोटल 10 MCQs हैं बेस्ड ऑन डिबेंचर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई वांटेड टू कन्वे समथिंग दैट एज आई अपलोड वीडियोस डेली एंड देयर आर मेनी मोर वीडियोस टू कम. सो सब्सक्राइब नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसमें क्या पूछ रहा है हमसे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिबेंचर होल्डर्स आर. तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे. ठीक है. ए सेज डेटर्स ऑफ द कंपनी, बी सेज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सी सेज डेटर्स ऑफ द कंपनी या डी सेज ओनर्स ऑफ द कंपनी. ऑल राइट. तो ए और सी तो वैसे ही रिपीटेड है. ओके तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें एज अ क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है. तो यहाँ पे यही आपसे पूछ रहा था कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं. ठीक है. तो डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट की तरह से यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं. दिस वन इज करेक्ट. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है कि डिबेंचर इंडिकेट दी. ठीक है. तो डिबेंचर्स क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे. ए सेज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी, बी सेज डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, सी द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स या डी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी. सो ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये बोरोइंग्स होती हैं और वो भी लॉन्ग टर्म नेचर की. ठीक है. तो डिबेंचर्स हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी ही होते हैं. ठीक है. बट अगर आप इसे एलिमिनेशन से देखना चाहें तो भी आप सी को सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, सी ऑप्शन को, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. जब हम डिबेंचर्स की बात करें तो इक्विटी का क्या यूज़ है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं. ठीक है. इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं. डायरेक्टर्स का जो शेयर होता है कंपनी में वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है डिबेंचर्स. ठीक है. जिन्हें नहीं आइडिया है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप अगर एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आप पढ़ के आप रिलेट तो कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें पता हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं, तो भी आप इस तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं. आप एलिमिनेशन के थ्रू अगर MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाते हैं और 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं ना, तो भी आप स्टूडेंट्स बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. बट येस ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपके पास जो है पेनल्टी है हर रॉन्ग आंसर की. तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि तुक्का मारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जाम में. बट हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन, तो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे ट्राई ज़रूर करिएगा आप. ठीक है. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन वैसे करेक्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी. तो इसे आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछा है कि इन डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल इज. सो जो डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट पेबल होता है ना, ये उसके बारे में क्वेश्चन है आपसे. ए सेज दैट इंटरेस्ट इज transferred to general reserve, B says it is transferred to falling fund investment account. Okay. C says charged against the firm's profit या डी सेज एप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट. ठीक है. तो जो भी डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट पेबल होता है ना, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट. जो भी फर्म जो है प्रॉफिट जो है उसे अर्न कर रही होती है, उसी में से इन इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है, या आप कह सकते हैं इट इज़ चार्ज अगेंस्ट दैट. ठीक है. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछ रहा है कि द ओनर ऑफ डिबेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर. तो जो डिबेंचर्स के ओनर हैं दे आर क्वालिफाइड फॉर व्हाट. A says fixed rate interest, B says company's voting right, C says firm's profit share या D says fixed dividend. तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी के वोटिंग राइट तो डिबेंचर होल्डर्स से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं. फर्म्स प्रॉफिट में भी शेयर जो है डिबेंचर होल्डर्स का नहीं होता, या फिर फिक्स डिविडेंड भी जो है इन्हें नहीं मिलता. हमेशा याद रखिएगा कि डिविडेंड इज रिलेटेड टू शेयर एंड इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स. तो यहाँ पे जो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आपका सबसे सही ऑप्शन है. सबसे अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इसमें पूछ रहा है कि ऑन
ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न्ड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जब हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है, ये डिबेंचर्स का, इसे हम कब वापस करते हैं। तो ए ऑप्शन है आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी कि जब हम इक्विटी कैपिटल को रिटर्न कर चुके होते हैं हम तब डिबेंचर्स को रिटर्न करते हैं। बी सेज बिफोर इक्विटी कैपिटल, यानी कि डिबेंचर्स को पहले और इक्विटी को बाद में। सी सेज लास्ट ऑफ ऑल, यानी सबके बाद, या डी सेज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए डिबेंचर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पे नहीं किया जाता है, लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। येस, बिफोर इक्विटी ये हमेशा पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये हो जाएगा बिफोर इक्विटी कैपिटल। तो इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना, इट इज़ रिटर्न बिफोर इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से वर्डिंग लिखी ही जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, बट समझिएगा ज़रूर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो आपको वही ढूंढना है। ये नॉट वाले क्वेश्चंस पे ना हमेशा एम्फेसिस रखा कीजिए कि नॉट पूछा है, कि आपसे जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो ट्रू वाला होता है उसे सबसे पहले वाला पढ़ा, मान लो कि फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, तो हम नॉट अगर नहीं ध्यान दिया तो हम एक को ही टिक करके आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो है आपकी गलतियाँ होती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते। एग्जाम में हमेशा अपना क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ए सेज द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट डिफर। बी सेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सी सेज इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद द अग्रीड इंटरेस्ट रेट। या डी सेज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कि जो आपका डी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग है, ठीक है। एंड सी भी यहाँ पे आपका सही है। अगर आप डिबेंचर से पहले उनका जो अग्रीड इंटरेस्ट रेट है उसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। एंड बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है डिबेंचर्स के ऊपर, जो भी इंटरेस्ट हमको पे करना होता है एज अ कंपनी, तो वो हम अपनी जो कंपनी का जो अर्न प्रॉफिट होता है उसी के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, उसी में से पे करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी ऑफ कोर्स आपका करेक्ट है। बट यहाँ पे जो ए है ना, द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट डिफर, ये ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इट कैन डिफर। तो यहाँ पे कैन नॉट इस स्टेटमेंट को गलत कर दे रहा है, ठीक है, फॉल्स बना दे रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो इसमें भी हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है। ए सेज अ फर्म कैन बाय इट्स ओन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो देखिए बाय बैक जो ये टर्म है आपने सुना होगा, अगर फर्म चाहे तो अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बाय बैक यानी खुद ही वापस से खरीद सकती है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज अ कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अगर एक कंपनी चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को बिल्कुल इशू कर सकती है। एंड सी स्टेटमेंट में देख लेते हैं ये क्या है। अ बिजनेस कैन इशू डिबेंचर्स विदाउट वोटिंग राइट्स। या डी सेज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सी जो है ना आपका, अ बिजनेस कैन इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी वोटिंग राइट जो है ना डिबेंचर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होती हैं, उनके साथ नहीं अलाउ होती है, ठीक है। हमेशा ये सिर्फ शेयर्स के साथ होती है। तो आप पढ़ते इसे समझ सकते हैं। एंड डी को भी मैंने इसलिए रीड आउट कर दिया, क्योंकि आपको कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं ना जिसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना होता है, तो आप ये मत करिए कि आपको जैसे सी वाला आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि दैट दिस वन इज़ फॉल्स, बट आप डी को छोड़ दें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। डी को भी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ताकि आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि हाँ आपने जो चूज़ किया है यही आंसर जो है आपका अप्रोप्रिएट है। तो इसीलिए मैंने डी को भी रीड आउट किया, बट सी आपका यहाँ पे ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, सी, दैट बिजनेस कैन इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट, जबकि बिजनेस ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बियरर डिबेंचर्स, ठीक है। ऑप्शन ए सेज द इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर इज irrespective of identity. B says it is transferred by mere delivery. C says the transfer of bearer debenture requires a transfer deed. D says it is a negotiable tool. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि which one is not a feature of bearer debenture. तो यहाँ पे जितने भी आपके A ऑप्शन को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि bearer debenture में हमेशा जो इंटरेस्ट होता है ना वो होल्डर को ही जो है पे किया जाता है irrespective of his identity.
या बी ऑप्शन भी अगर आप पढ़ें तो भी आप समझेंगे कि ये सही ऑप्शन है, दैट इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। ठीक है, सिर्फ डिलीवरी से ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड अगर आप सी ऑप्शन को पढ़ते हैं तो ये इसका कंट्रास्ट है, पूरी तरह से कंट्रास्ट लिखा हुआ है बी ऑप्शन के लिए। द ट्रांसफर ऑफ बियरर डिबेंचर रिक्वायर्स अ ट्रांसफर डीड, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, द ट्रांसफर इज डन बाय मेयर डिलीवरी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ बियरर डिबेंचर। और डी जहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ नेगोशिएबल टूल, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ जो एक जो स्टेटमेंट है जो कि फीचर नहीं है बियरर डिबेंचर का, वो है सी ऑप्शन। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ बियरर डिबेंचर रिक्वायर्स अ ट्रांसफर डीड, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस तरह के डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है सिर्फ डिलीवरी ही काफ़ी है, किसी तरह की डीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछ रहा है आपसे कि द डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ठीक है, तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस टाइप का अकाउंट होता है या किस तरह के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप, ए सेज करेंट अकाउंट, बी सेज नॉमिनल अकाउंट, सी सेज पर्सनल अकाउंट या डी सेज रियल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम हर एक टाइप के अकाउंट के बारे में ये नहीं समझ पाते कि ये किस तरह का है, नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है या फिर करेंट अकाउंट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ना, ये हमेशा पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं दैट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ व्हाट, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछे दी फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ व्हाट। ठीक है, तो जब डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स होता है तो ठीक है वो किस नेचर का होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज इट इज़ अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी सेज इट इज़ अ कैपिटल लॉस, सी सेज रेवेन्यू लॉस या डी सेज नन ऑफ द अबव। तो देखिए कभी भी इशू ऑफ डिबेंचर अगर हम कर रहे हैं वो भी डिस्काउंट पे, तो जब हम पे करेंगे तो हमें एट पार पे करना होता है। ठीक है, हम सिर्फ इशू डिस्काउंट पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ये जो लॉस है ना स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो ये एक लॉस है, एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए आप ए ऑप्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये किस तरह का लॉस है, कैपिटल लॉस है या रेवेन्यू नेचर का लॉस है। तो यहाँ पे ये जो लॉस है देखिए स्टूडेंट्स ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। कभी भी अगर कोई डिबेंचर जो है इशू करते वक्त उसे डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा होता है तो जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है ना उसे हम कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। All right, so this is all for today students. I hope the questions were clear to you, and if you have any queries you can drop them in the comment box. आज के वीडियो में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो या पहले के किसी वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो you can mention that in the comment box. I will answer your queries. And also if you have any other concern you can mail me at aim4bhu@gmail.com. और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टा पेज पर भी डीएम कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे aim4bhu का पेज मिल जाएगा बड़ी आसानी से अगर आप सर्च करेंगे aim4bhu तो। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.